वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स। और आज हम कम्प्लीटली नई सीरीज़ पे डिस्कशन करेंगे और हरियाणा स्टेट एसएएस वाले पेपर्स पे यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग बुक कीपिंग। बुक कीपिंग एक सब्जेक्ट है जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ये उसमें आता है और 100 मार्क्स का आता है। तो अगर आप एसएएस के पेपर को क्वालिफाई करना चाहते हैं या अपीयर हो रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस को ध्यान से देखें, क्योंकि हम यहाँ पे 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली हम आज सॉल्व करने वाले हैं हरियाणा स्टेट का एसओएस ओबी का एग्ज़ाम पेपर जो 9 फेब 2014 को आया था, और उसका सेट ए, ये सेट ए और सेट बी में आते हैं। तो बेसिकली इसका कुछ पैटर्न ऐसा होता है कि ये पूरा 100 मार्क्स का पेपर होता है। ये पेपर 100 मार्क्स का होता है जो डिवाइडेड होता है 50 प्रैक्टिकल में और 50 थ्योरी में। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जो प्रैक्टिकल होगा आपका वो डिवाइडेड होगा। क्वेश्चन 1 कंपलसरी क्वेश्चन है जो कि फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स के साथ आता है और ये 30 मार्क्स का आता है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज प्रैक्टिकल क्वेश्चन में फाइनल अकाउंट्स एडजस्टमेंट का होता है। नेक्स्ट आपको 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए होंगे। अब वो आपके सिलेबस में से कुछ भी हो सकता है, या तो डेप्रिसिएशन या बिल्स ऑफ एक्सचेंज या बीआरएस बैंक रिकन्सिलिएशन या रेक्टिफिकेशन। तो उसके बेसिस पे आपको कोई 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। तो बेसिकली 50 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के हैं एंड 50 मार्क्स आपके थ्योरी के हैं। तो थ्योरी तो ऐसा है कि अकाउंटेंसी की थ्योरी बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं होती, आप उसे अच्छे से याद कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। बट जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उनके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना कभी कभी बहुत टफ हो जाता है, उन्हें अकाउंटेंसी समझ नहीं आती। सो डोंट वरी फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपके लिए हूँ। मैं यहाँ पे अकाउंटेंसी कमर्शियल बुक कीपिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी, और सिर्फ सॉल्व ही नहीं करूँगी, ये जो एसएएस जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड हम 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। मीन्स उसमें जो जो क्वेश्चंस आए हैं तो हम पेपर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे। तो बेसिकली थ्योरी पार्ट मैं फ़िलहाल इन सेशंस में डिस्कस नहीं करूँगी। इन सेशंस पे हम कंसंट्रेट करेंगे सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट विद द फाइनल अकाउंट्स क्वेश्चन जिसमें एडजस्टमेंट्स हैं। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन पेपर है तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। इट सेज 31 मार्च 2011 को हमें ट्रायल बैलेंस दिया है और उससे हमें ट्रेडिंग पीएल अकाउंट को प्रिपेयर करना है। क्लियर। स्टार्टिंग में डेबिट बैलेंसेस में दिए हैं ड्राइंग्स, डेटर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, और लास्ट में जो अमाउंट्स दिए हैं वो है डिस्काउंट्स, बिल्स पेएबल एंड रेंट रिसीव्ड। और इसके साथ साथ 7 एडजस्टमेंट्स हमें दिए हैं। सो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन मिल गया होगा, और ये आया था 9 फेब 2014 को सेट ए में। क्लियर। तो चलिए इसको जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाएंगे। तो टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है क्वेश्चन में दिया है 6839। क्लियर। परचेजेस का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। परचेजेज हैं 66,458 और लेस परचेज रिटर्न कर लेते हैं। कितना दिया हुआ है 1346। तो इसको आप माइनस कर लीजिए। 66,458 माइनस 1348, दिस इज 65,110। परचेजेस से रिलेटेड और कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं यहाँ पे। जब आप परचेजेस का एडजस्टमेंट करते हैं तो साइड बाय साइड आप चेक कर सकते हैं कि एडजस्टमेंट्स में परचेजेस से रिलेटेड और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। क्लियर। यहाँ हम कर लेते हैं बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स कितना है क्वेश्चन में 1,10,243, और जो सेल्स रिटर्न दिया है वो भी हम देख लेते हैं, दैट इज 7821। इसे माइनस करते हैं। ये है 1,10,243 माइनस 7821। तो ये निकल के आ गया हमारा 1,02,422। अब बाय क्लोजिंग स्टॉक देख लेते हैं एडजस्टमेंट में है कि नहीं।
लास्ट एडजस्टमेंट आपको दिए, स्टॉक इन हैंड ऑन 31 मार्च 2011 वॉज वैल्यूड एट 6250, तो ये 6250 एक ही अमाउंट दिए तो हम यही लिखेंगे। क्लियर, ये हमने एडजस्ट कर लिया क्रेडिट साइड में। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस देख लेते हैं क्वेश्चन में, और कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। टू कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड इज 2929। अपार्ट फ्रॉम कैरेज इनवर्ड और तो कोई चीज़ नहीं है जो डेबिट साइड जाएगी, और कैरेज इनवर्ड से रिलेटेड भी हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल। ये आएगा 1,08,672, 1,08,672, सॉरी ये 112 आ रहा है, इसको हम रीचेक करेंगे तो दिस इज़ 112। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1,08,672 माइनस 6839 माइनस 65,112 माइनस 2929, so this is coming to 33,792, 33,792 to gross profit carried down। क्लियर, यहाँ से हमारा निकल के आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं 792। अब देख लेते हैं हम क्या क्या आएगा। अब सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ट्रेड एमपीएल अकाउंट में डाल लेते हैं। तो 2, सबसे पहला इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम देखते हैं, दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना दिया है 300। अब इसका एडजस्टमेंट दिया है, एडजस्टमेंट देख लेते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम इज़ अनपेड फॉर 6 मंथ्स। मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन लोन जब भी हम एडजस्टमेंट में दिया है, जब भी हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो पूरा ईयर का होता है, वो ईयरली इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, और उसको हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये आउटस्टैंडिंग है, हमने पे नहीं करा है। क्लियर, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर हम पूरे 12 मंथ्स के लिए, ईयर के लिए निकालते हैं, 1 ईयर के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन लोन की वैल्यू कितनी है 9500 इंटू 6%। ठीक है, 950 इंटू 6%, तो ये आ गया हमारा 570। अब हमने पे इतना करना था, लेकिन हमने सिर्फ 300 पे किया, यानी कि कुछ आउटस्टैंडिंग हो गया, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट को हम ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन इज़, अब कितना है ये हम निकाल लेंगे 270, तो ये टोटल आ गया आपका 570। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कैश इन हैंड नहीं आएगा, स्टॉक, व्हीकल, कैश एट बैंक, बिल्डिंग्स, बैड डेट्स। 2 बैड डेट्स कितना दिया है क्वेश्चन में 525। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 710 दिया है क्वेश्चन में क्रेडिट साइड, और इस पे भी हमें एक प्रोविजन बनाना है, न्यू प्रोविजन विच इज़ टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। अब जब भी आप डेटर्स पे प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले देख लेना है कि एडजस्टमेंट्स में डेटर्स से रिलेटेड और क्या क्या एडजस्टमेंट हैं, तो वो जो एडजस्टमेंट होंगे वो पहले डेटर्स से हम उसको कैलकुलेट करेंगे, फाइनल डेटर्स की वैल्यू निकालेंगे, और फिर प्रोविजन जो बनेगा उस फाइनल वैल्यू पे बनेगा। क्लियर, तो ये आपको देख लेना है कि डेटर्स से रिलेटेड और कोई प्रीवियस एडजस्टमेंट्स तो नहीं है प्रोविजन क्रिएट करने से पहले। क्लियर, तो इसमें तो नहीं है डेटर्स से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट, हमें सीधे प्रोविजन क्रिएट करना है 5% ऑन डेटर्स। अब न्यू प्रोविजन अगर हमें क्रिएट करना है 5% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स की वैल्यू है 20,100 और इसका 5%। क्लियर, 20,100 का 5% हो गया 1005। तो फर्दर बैड डेट्स तो हमें दिए नहीं है, तो ऐड न्यू प्रोविजन ही कर देंगे हम। न्यू प्रोविजन एट द रेट 5% जो हमने क्रिएट किया दैट इज़ 1005।
5। तो अब 1005 प्लस 525 इज इक्वल्स टू 1530। अब क्योंकि लेस ओल्ड प्रोविज़न दिया है तो इसको हम लेस कर देंगे। बैलेंस शीट में कितना दिया है 710, तो इसको लेस कर देंगे हम 710। तो अब फाइनल वैल्यू निकल के आ गई हमारी 820। क्लियर? ये क्लियर हो गया आपको? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। बैड डेट्स के बाद परचेजेस, सेल्स रिटर्न, कैरेज आउटवर्ड्स। तो 2 कैरेज आउटवर्ड्स कितना 2404। कैरेज इनवर्ड्स नहीं लेंगे हम, सैलरीज आ गया 2 सैलरीज। अब सैलरीज पे शायद आपका एक एडजस्टमेंट दे रखा है, आउटस्टैंडिंग है। क्लियर? तो ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी का अमाउंट कितना है 9097 और ऐड कितना करना है हमें सैलरी को 750। सो 750 प्लस 9097 इज इक्वल्स टू 9847। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। रेट्स एंड टैक्सेस। रेट्स भी आपको आउटस्टैंडिंग दिए हैं, 2 रेट्स एंड टैक्सेस कितना है 2891। अब ऐड आउटस्टैंडिंग रेट्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 350। तो 2891 प्लस 350 इज 3241। क्लियर हो गया? तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज और हमें जो रेट्स दिए थे वो हमने एडजस्ट कर दिए 3241 से। आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग रेट्स दिए थे तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। एडवर्टाइजिंग दिया है 2 एडवर्टाइजिंग। 2 एडवर्टाइजिंग कितना है 3264। इस पे तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये आप देख लीजिए, नहीं है। क्लियर? ओके। 2 जनरल एक्सपेंसेस कितना है। अब एक 4th एडजस्टमेंट दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटेड टू ₹150। यहाँ एग्जाम में इस क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग थी, इसमें जनरल एक्सपेंसेस से रिलेटेड ये प्रीपेड इंश्योरेंस है, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें इंश्योरेंस की एज सच कोई वैल्यू अलग से नहीं दी है ट्रायल बैलेंस में। दैट मीन्स इन्हें यहाँ पे लिखना था जनरल इंश्योरेंस इंक्लूड प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटेड टू ₹150। इसलिए प्रीपेड इंश्योरेंस से हम जनरल इंश्योरेंस से हम प्रीपेड इंश्योरेंस के अमाउंट को लेस कर देंगे। क्लियर? तो जनरल इंश्योरेंस की वैल्यू है 3489। लेस क्यों करेंगे? क्योंकि प्रीपेड है। प्रीपेड आपने इतना इंश्योरेंस पहले ही पे कर दिया, कितने का 150 का, तो ये लेस हो जाएगा 3489 माइनस 150। तो दिस इज 333 एंड 9। क्लियर हो गया? ओके। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल है, फिर क्रेडिट साइड आ जाते हैं हम। क्रेडिटर्स, लोन ऑन मॉर्टगेज, प्रोविजन, सेल्स, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट्स। अब क्योंकि ये क्रेडिट साइड है इसलिए ये होगा डिस्काउंट रिसीव्ड बाय डिस्काउंट। कितना है क्वेश्चन में 540। क्लियर? और क्या दिया हुआ है रेंट रिसीव्ड बाय रेंट रिसीव्ड कितना है 250। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम प्रोविजन उस पर आ जाते हैं, एडजस्टमेंट्स पे। डेप्रिसिएशन का पहला एडजस्टमेंट हमें अभी भी कैलकुलेट करना है। 2 डेप्रिसिएशन क्या है पहला, बिल्डिंग एंड मोटर व्हीकल्स, बिल्डिंग एंड व्हीकल्स। ठीक है, तो बिल्डिंग की अमाउंट कितनी दी है क्वेश्चन में हमें 12,000। इस पे 2.5% निकालना है, 2.5%, तो दिस इज 300
और व्हीकल्स की अमाउंट कितनी दी है 10,000, इस पे हमें निकालना है 20%, तो ये 2,000 हो जाएगा। तो दिस इज 2300। क्लियर? और कुछ रह रहा है, देख लेते हैं हम। डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, सैलरीज और रेट्स हो गए, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, प्रोविजन हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब हमें सिर्फ मैनेजर्स कमीशन निकालना है। क्लियर? अब मैनेजर्स कमीशन कैसे निकालेंगे हम? आपको दिया है प्रोवाइड फॉर मैनेजर्स कमीशन एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर 10% ऑन नेट प्रॉफिट दिया है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो उसकी कैलकुलेशन क्या होती है? जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आता है, सपोज 10,000 हमारा नेट प्रॉफिट आया और इसमें आपको मैनेजर की कमीशन का रेट कितना दिया है 10%। अब 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मीन्स 10 को आप 110 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका यहाँ पे कमीशन निकल के आ जाएगा। मैनेजर को जितना कमीशन देना है, तो जितना भी कमीशन देते हो आप, जो भी आपकी कमीशन की अमाउंट आती है उसको हम ट्रीट करते हैं आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। क्यों? क्योंकि ये तो आखिरी में हम कमीशन कैलकुलेट करेंगे ना, जब नेट प्रॉफिट निकल के आ गया उसके बाद मैनेजर के कमीशन की कैलकुलेशन होगी। तो क्लियर? तो इस फाइनेंशियल ईयर में तो हम उसे कमीशन नहीं दे पाए, है वो इसी फाइनेंशियल ईयर का। ओके, तो अगर नेट प्रॉफिट, अगर आपको रेट दिया है कमीशन का और दिया है ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में आपको 10/110 कर देना। अगर मान लीजिए ये रेट 5% दिया होता, 5%, तो क्या होता है 10,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105, यानी कि जो भी आपको परसेंटेज दिया है उसको 100 में ऐड कर देना है। 6 है तो 106 हो जाएगा, 7 है तो 107 हो जाएगा। लेकिन वो तब होगा जब उसमें लिखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर उसमें लिखा होता प्रोवाइड फॉर मैनेजर्स कमीशन एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो बिफोर में क्या चीज़ हो जाती है? बिफोर में सिंपल हमें बस इसका जो रेट दिया है उस रेट से उसका कमीशन कैलकुलेट करना होता। तो इस केस में हो जाता 500। अब इस फाइनेंशियल ईयर में से आउटस्टैंडिंग क्यों हम कंसिडर करते हैं? आउटस्टैंडिंग इसलिए कि इस ईयर में देना था उसे कमीशन, लेकिन हमने नहीं दिया तो वो कमीशन आउटस्टैंडिंग में हम शो करते हैं। क्लियर? क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि नेट प्रॉफिट तो सबसे आखिरी में कैलकुलेशन हुआ, अब ये साल तो निकल ही गया, तो इस साल में हम, क्योंकि कमीशन हमें देना था मैनेजर को, हमने नहीं दिया। वाई? बिकॉज एंड में कैलकुलेशन हुआ नेट प्रॉफिट का, इसलिए हम इसके कमीशन को आउटस्टैंडिंग करके इस फाइनेंशियल ईयर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं। क्लियर हो गया? तो ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, मतलब आफ्टर ऑन नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन और नेट प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और इसको हम हमेशा आउटस्टैंडिंग करके पीएल अकाउंट में डेबिट साइड दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस का ये एक्सपेंस होता है। तो अब हम इसको दिखा लेंगे। सबसे पहले अब हमने सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए हैं। अब सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है। दैट इज़ 33,792 प्लस 540 प्लस 250। यहाँ हम लिख लेते हैं 34,582। ये इतना आ गया हमारा टोटल। ठीक है, अभी हमें मैनेजर कमीशन का एडजस्टमेंट करना है, अभी हमें इसे क्लोज नहीं करना है। तो नेट प्रॉफिट ऐसे ही हमें क्लोज नहीं करना है। चलिए, यहाँ स्पेस नहीं है, इसको हम यहाँ कर लेते हैं। अब यहाँ का टोटल आया 34,528। ओके, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले जब हम मैनेजर कमीशन की बात आती है तो हमें सबसे पहले बैलेंस कैलकुलेट करना होता है। भाई क्रेडिट साइड बड़ा था तो उसका टोटल दोनों साइड लिख दिया, माइनस, अब हम बैलेंस निकाल लेंगे 570 माइनस 820 माइनस 2404 माइनस 9847 माइनस 3241 माइनस 3264 माइनस 3339 माइनस 2300। दिस इज 8797। तो 8797 आ गया आपका। अच्छा, इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, करना में यही है, बट बिकॉज आई डोंट हैव इनफ स्पेस आई एम राइटिंग इट हियर। तो 8797
7। ये क्या आ गया हमारा। अब अगर मैनेजर कमीशन नहीं होता तो हम इसे नेट प्रॉफिट लिखते हैं, लेकिन अभी हमें कैलकुलेट करना है तो हम इसे लिखेंगे टू बैलेंस CD। कितना आ गया 8797। क्लियर, ये टोटल आ गया, मतलब हमें 8797 यहाँ कहीं लिखना है इसके ऊपर। क्लियर, अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना ब्रॉट डाउन हमने किया 8797। अब इस 8797 से हमें मैनेजर कमीशन को कैलकुलेट करना है। क्लियर, तो आपको समझ में आया। नेट प्रॉफिट इसके बाद निकलेगा, इसके पहले नहीं निकलेगा, इसलिए हम इसको नेट प्रॉफिट करके नहीं लिखते हैं। तो अब 8797 आ गया। अब 8797 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, कितना परसेंटेज दिया 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो ये हो गया 1110। तो इसको निकाल लेते हैं हम। ये आ गया आपका 79.7। अब अगर ये 0.5 से बड़ा है तो इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं, तो इसको हम 800 कंसिडर करते हैं। यानी कि मैनेजर की जो कमीशन है अब हम यहाँ लिखेंगे दैट इज़ टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। कितना निकल के आया 800। अब हम फाइनल जो बैलेंस निकालेंगे वो होगा हमारा नेट प्रॉफिट। क्लियर हो गया। तो अब फाइनल कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास टोटल कितना है, अब हमारे पास टोटल ये है 8797 और यहाँ भी 8797। क्लियर हो गया। अब 8797 माइनस 800 गिव्स यू 7997। दिस गिव्स यू 7997। तो ये हमारा आ गया टू नेट प्रॉफिट कैरेट डाउन। ये आपको समझ में आया कि अगर मैनेजर की कमीशन दी हो तो नेट प्रॉफिट हमें कैसे कैलकुलेट करना है। ये सारे एडजस्टमेंट्स हमने कर लिए हैं और फाइनली हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ से निकल कर आ गया। ठीक है, चलिए अब हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। आई होप सो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा कि हमने ये सारे एडजस्टमेंट्स को कैसे कैलकुलेट किया है। ओके, पहले हम एसेट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। पहले आएगा आपका कैश इन हैंड। कैश इन हैंड इज हाउ मच 2050। क्लियर। फिर क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं क्योंकि ये एडजस्टमेंट्स में, इसलिए मुझे कहीं भूल ना जाए, इसे पहले लिख लिया करो 6250। ठीक है, फिर कैश एट बैंक लिख लेते हैं। कैश एट बैंक इज 3555। ओके, देन डेटर्स से वो कर लेते हैं। अब इसमें फर्दर बैड डेट्स तो दिया नहीं था तो लेस न्यू प्रोविजन ही दिया था जो हमने 5% पे क्रिएट किया। तो डेटर्स हो गए 20,100 और न्यू प्रोविजन हमारा कितना था, न्यू प्रोविजन हमारा निकल के आया था 1005। तो 20,100 माइनस 1005, दिस गिव्स यू 19,095। क्लियर। और देख लेते हैं आगे। बैड डेट्स के बाद परचेजेस, सेल्स रिटर्न, कैरेज, सैलरीज। अच्छा, अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरीज और आउटस्टैंडिंग रेट्स भी थे, तो हाथों हाथ हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड आउटस्टैंडिंग रेट्स। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको कितनी दी थी 750 और रेट्स आपको दिए हैं 350, ऐसे दिया था। ठीक है, लोन दिया है आपको, लोन कितना है क्रेडिट साइड 9500 और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन भी था
तो उसको भी हम यहाँ ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ये था 270, 9500 प्लस 270 इज 9770। जनरल इंश्योरेंस में प्रीपेड इंश्योरेंस भी, जनरल एक्सपेंसेस में प्रीपेड इंश्योरेंस था, ये था 150। आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन हमने आखिरी में यहाँ कैलकुलेट करा, कितना था 800। क्लियर। डेप्रीसिएशन लगा लेते हैं अब हम। तो डेप्रीसिएशन बिल्डिंग्स पे निकलेगा पहले तो, लेस डेप्रीसिएशन। अब बिल्डिंग्स कितना है 12,000 और डेप्रीसिएशन कितना निकाला था हमने इस पे, तो ये था 11,700। क्लियर। व्हीकल्स थे आई थिंक सो 10,000 थे और उस पर 2,000 हमने शायद डेप्रीसिएशन निकाला था। डेप्रीसिएशन हमने व्हीकल्स पे निकाला था 2,000, तो ये हो गया 8,000। क्लियर। देखिए डेप्रीसिएशन को एडजस्ट कर लिया बैलेंस शीट में, इंटरेस्ट ऑन लोन कर लिया, सैलरीज और रेट्स कर लिए, प्रीपेड इंश्योरेंस कर लिया, प्रोविजन कर लिया, मैनेजर सैलरी कर लिया एंड क्लोजिंग स्टॉक कर लिया। आई डोंट थिंक सो अब एसेट साइड और कोई चीज़, बिल्स रिसीवेबल बचा है, दिस इज 6882। और कुछ बचा है। क्रेडिट साइड आ जाते हैं, क्रेडिटर्स हैं यहाँ पे। क्रेडिटर्स इज हाउ मच 10,401। लोन हो गया हमारा। सेल्स, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट्स, बिल्स पेबल लिख लिया हमने, नहीं, बिल्स पेबल है 2614। अब हम कैपिटल पे आ जाते हैं। आई डोंट थिंक सो और कुछ इसमें रह रहा है। कैपिटल है 28,000। ठीक है, लेस सॉरी पहले हम प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं। ऐड नेट प्रॉफिट कितना है हमारा, नेट प्रॉफिट 7,997। तो 28,000 प्लस 7,997, दिस इज 35,997। और इसमें से हम लेस कर देते हैं ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स अगर क्वेश्चन में दी हैं तो आपको देखना है ट्रायल बैलेंस में कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ना दी हो या कोई इनकम टैक्स ना दिया हो, क्योंकि वो भी ड्राइंग्स होती हैं। ड्राइंग से रिलेटेड और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, ये भी आप चेक कर लेना। तो ड्राइंग्स इस केस में और कुछ नहीं है, तो हमें 3,000 सीधे माइनस करना है, तो इसे हम माइनस कर लेते हैं। दिस इज 32,997। क्लियर। इसको ऐड कर लेते हैं। 2614 प्लस 10,401 प्लस 800 प्लस 9770 प्लस 350 प्लस 750। तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल इधर का लायबिलिटी साइड का तो सही आ गया है, दैट इज़ 57,682। अब हमें देखना है कि ये इस साइड मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। 2050 प्लस 6250 प्लस 3555 प्लस 19,095 प्लस 150 प्लस 11,700 प्लस 8,000 प्लस 6,882। दिस इज 57,682। 57,682। क्लियर। हमारी एसेट साइड इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी साइड, ये हमारी मैच हो गई। दैट मीन्स हमारा आंसर पूरा सही है, हमने सारे एडजस्टमेंट्स सही कर रखे हैं। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमें फाइनल अकाउंट से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 14 में आया था, तो ये बहुत ज़्यादा पुराना पेपर भी नहीं है
और ऐसे से ही क्वेश्चंस आएंगे आपके, बल्कि इसमें एडजस्टमेंट ज़्यादा आसान दिए हैं, ज़्यादा कुछ इसमें दिया नहीं है। क्लियर। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन का प्रॉब्लम। नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपका फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट था। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है ऑन 31 मार्च 2012। अब BRS स्टार्ट होता है एज ऑन करके, BRS एज ऑन 31 मार्च 2012। इसका फॉर्मेट बना लेते हैं हम। ये तो है प्लस के आइटम्स और ये है माइनस के आइटम्स। क्लियर। यहाँ हम लिखेंगे सारे अपने पर्टिकुलर्स। ओके। तो पहला क्या दिया है, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। अब इसमें कैश बुक और पासबुक के आपको जो फाइनल बैलेंसेस हैं वो दे रखेंगे स्टार्टिंग में। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है या तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से, या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर। यहाँ पे यहाँ पे कैश बुक की बात हो रही है, तो डेबिट बैलेंस कैश बुक का हमेशा आपको ध्यान रखना है फेवरेबल बैलेंस होता है। और इसका जो बैलेंस क्वेश्चन में दिया होता है, क्योंकि ये फेवरेबल होता है इसलिए ये प्लस कॉलम में जाता है। अनफेवरेबल होता या ओवरड्राफ्ट होता तो ये माइनस कॉलम में जाता। लेकिन यहाँ पे दिया रखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये चला जाएगा हमारा 3,72,000 प्लस वाले कॉलम में। अगर यहाँ अनफेवरेबल दिया होता या यहाँ पे दिया होता क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस होता है। तो डेबिट बैलेंस कैश बुक का हमेशा प्लस कॉलम में जाता है, क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का हमेशा माइनस कॉलम में जाता है। क्रेडिट बैलेंस को ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी बोल सकते हैं। तो अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दिया है तो ये अमाउंट माइनस कॉलम में जाएगा। और अब इसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन से आइटम्स हैं। फर्स्ट आइटम है checks issued to creditor but not yet presented to the bank for payment। चेक्स को हमने इशू तो कर दिया, अब जो BRS होता है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो होता है वो हमेशा बिजनेसमैन प्रिपेयर करता है, बैंकर से कोई मतलब नहीं है। बैंक अपनी आपकी जो पासबुक है उसको मेंटेन करती है, और जो ओनर होता है, बिजनेसमैन होता है, प्रोप्राइटर होता है, वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता है। तो इसलिए उसको पता होता है कि कैश बुक का बैलेंस कितना है, डेबिट बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट बढ़ रहा है, डेबिट घट रहा है। तो कैश बुक का जो बैलेंसेस की बात होती है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की, वो सिर्फ ओनर को पता होता है। क्यों? क्योंकि ओनर ही BRS को प्रिपेयर करता है, बैंक से कोई मतलब नहीं है। बैंक अपनी पासबुक को मेंटेन कर रहा है। क्लियर। तो इसलिए अगर ओनर BRS को प्रिपेयर करता है तो उसको अकॉर्डिंगली बैंक के हिसाब से प्लस माइनस करना होता है। अगर कैश बुक बैंक ने आपकी पासबुक में कोई बैलेंस को इंक्रीज़ कर दिया तो आपको कैश बुक का बैलेंस भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर बैंक ने पासबुक से कोई बैलेंस डिक्रीज़ कर दिया तो आपको भी कैश बुक का वो बैलेंस डिक्रीज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके कंट्रोल में कैश बुक है, सिर्फ पासबुक तो नहीं है, वो बैंक के कंट्रोल में है। तो बैंकर से आपको कोई मतलब नहीं है, आप बैंक को वो नहीं कर सकते, कन्विंस नहीं कर सकते कि आप इसको ऊपर नीचे करो। बैंक अपने हिसाब से उसको मेंटेन कर रहा है। लेकिन क्योंकि आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, रिकन्सिलिएशन मीन्स कि डिफरेंसेस को रिकनसाइल करना। भाई डिफरेंस हो जाता है, कैश बुक कुछ बैलेंस दिखा रही है, पासबुक कुछ और दिखा रही है, तो दोनों के बैलेंसेस को इक्वल करने को हम बोलते हैं रिकन्सिलिएशन। बेसिकली यही हमारा पर्पस होता है इन सवालों का, कि हमें कैश बुक के बैलेंस को और पासबुक के बैलेंस को इक्वल दिखाना होता है। क्लियर। तो अगर अब ये कह रहे हैं कि आपने कुछ चेक्स इशू करे क्रेडिटर को, चेक्स इशू करना मतलब कि आपने चेक्स दे दिए, आपने पैसा दे दिया, यानी कि आपकी कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस था वो डिक्रीज़ हो गया। क्लियर। क्योंकि कैश बुक के डेबिट बैलेंसेस में ही पैसा आप जमा करते हैं और क्रेडिट बैलेंस मीन्स उतना पैसा आप खर्च कर रहे हो। तो अगर कैश बुक में कोई अमाउंट डेबिट हो रहा है, दैट मीन्स कैश इज़ कमिंग इन द बिजनेस।
कैश बुक से क्रेडिट हो रहा है वो अमाउंट, दैट मीन्स वो अमाउंट बिजनेस के बाहर जा रहा है। तो इसको आप ऐसे समझो कि कैश बुक अगर आपने चेक्स इशू कर दिए, चेक्स इशू करे यानी कि बिजनेस से पैसा बाहर चला गया। अब चेक्स इशू करे तो आपकी जो दिस इज़ योर कैश बुक, दिस इज़ योर पासबुक, तो कैश बुक आपकी डिक्रीज़ हो गई। कैश बुक डिक्रीज़ हो गई कितने से, क्योंकि आपने चेक्स इशू करे 72,000 से, लेकिन पासबुक तो एज इट इज़ है। अब क्या करोगे आप, इसको इक्वल करने के लिए हम पासबुक के बैलेंस को तो लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो बैंक कंट्रोल कर रहा है, आप कंट्रोल कर रहे हो बीआरएस, ठीक है ना। तो अगर आपने यहाँ पे पहले आपका दोनों बैलेंस इक्वल थे, कैश बुक का और पासबुक का, आपने चेक्स इशू कर दिए 72,000 के, तो चेक्स इशू करते ही आपका जो कैश बुक का बैलेंस है वो घट गया। अब ये अनइक्वल हो गए। अब इसको इक्वल करने के लिए क्या करोगे, जो कैश बुक है उसके बैलेंस को प्लस कर देंगे, ये इक्वल हो गए। यानी कि 72,000 को हम प्लस के कॉलम में दिखाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेक्स इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्लियर, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि किस तरीके से अब आपको जो अमाउंट्स दी हैं वो प्लस या माइनस के कॉलम में किस तरीके से डालने हैं। सेकंड है डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। अच्छा, अब ये कैश बुक है और ये पासबुक है। अब क्या हुआ, डिविडेंड्स आपने रिसीव करे शेयर्स पर, तो बैंक को पता चला, वो बैंक के पास इंफॉर्मेशन पहुंची और उन्होंने क्या किया, डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक 5,000 के। तो जो डिविडेंड्स आपने रिसीव करे तो पासबुक आपकी इंक्रीज हो गई 5,000 से, आपके अकाउंट में पैसा आ गया, लेकिन कैश आपको कोई इंटीमेशन नहीं मिली, बैंक ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया टाइम पे। तो क्या हुआ, अब ये डिफरेंस आ गया 5,000 का। तो अब आप क्या करोगे, इसको इक्वल करने के लिए कैश बुक के डिफरेंस को भी ऐड कर दोगे, मतलब ये जो 5,000 का डिफरेंस आ रहा है उसको ऐड करके इसको इक्वल करोगे। तो 5,000 भी यहाँ प्लस के कॉलम में चला जाएगा। तो आपको ये जो ट्रांजैक्शंस है इसको ऐसे इंटरप्रेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही समझ पाओगे कि ये प्लस के कॉलम में जाएगा या माइनस के कॉलम में। तो यहाँ हम लिखेंगे डिविडेंड्स रिसीव्ड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम देख लेते हैं तीसरा, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। अब इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक मीन्स आपके बैंक खाते में बैंक ने कुछ इंटरेस्ट पे करा और आपके बैंक खाते में उसको चढ़ा दिया, मीन्स आपका जो बैंक अकाउंट है वो उस इंटरेस्ट से इंक्रीज हो गया। तो इंटरेस्ट कितना था यहाँ 1250, दिस इज योर कैश बुक योर पासबुक। अब बैंक ने इंटरेस्ट दिया आपको और आपके अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दिया, तो आपका अकाउंट कितने से इंक्रीज हो गया 1250 से, लेकिन आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी टाइमली, तो अब डिफरेंस आ गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, कैश बुक के बैलेंस को इंक्रीज कर दोगे, तो ये 1250 भी आएगा प्लस के कॉलम में। यहाँ पे हम लिख देंगे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। चौथा देख लेते हैं, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड अप टू दिस डेट। अब जब आप चेक इशू कर रहे थे दैट मीन्स कैश बुक से आप डिक्रीज कर रहे थे, पैसा कैश बाहर जा रहा था, लेकिन अगर चेक्स डिपॉजिट करते हो बैंक में तो इसका मतलब कोई पैसा बिजनेस के अंदर आया होगा, तो कैश बुक इंक्रीज हुई होगी आपकी। अब चेक्स तो आपने डिपॉजिट कर दिए 15,400 के, लेकिन बैंक ने इसको अभी तक कलेक्ट नहीं करा, तो ये कैश बुक है, तो कैश बुक तो आपके 15,400 से आपने इंक्रीज कर दी, लेकिन उस तारीख में अभी तक बैंक ने तो नहीं करी, ये डिफरेंस आ गया। अब क्या करोगे, पासबुक को तो आप टच कर नहीं सकते, कैश बुक को ही हमें ऊपर नीचे ऐड या प्लस करना पड़ेगा, मतलब माइनस या प्लस करना पड़ेगा जो भी है। तो अब क्या करेंगे हम, कितने से डिफरेंस आ गया 15,400। तो अब ये पासबुक है, इसको इक्वल करने के लिए 15,400 को हमने माइनस करना है, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो अब 15,400 माइनस होगा और इसमें हम लिखेंगे चेक्स डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। क्लियर। 5 देख लो, बैंक चार्जेस। अब कुछ चार्जेस हैं जो बैंक ने लगाए, तो ये कैश बुक है या पासबुक है, अब कुछ चार्जेस बैंक ने लगाए आप पे, ठीक है, तो आपका अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर लिया, तो ये पासबुक का बैलेंस डिक्रीज हो गया। अब क्या करना है, हमें इक्वल करना है या अनइक्वल हो गए, अब इसको इक्वल करना है तो क्या करेंगे हम, कैश बुक के बैलेंस को भी डिक्रीज कर देंगे। तो हमारा जो 200 है वो अब हम डिक्रीज में लिखेंगे।
और यहाँ लिख देंगे बैंक चार्जेस। नेक्स्ट देखते हैं, अ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड। अब आपने चेक डिपॉजिट किया बैंक ने, लेकिन बैंक ने उसे, डिसऑनर मीन्स कैंसिल कर दिया, वो चेक पे पेमेंट नहीं करी बैंक ने। क्लियर। तो आपने तो बैंक में जमा कर दिया 320, ये कैश बुक है। अब 320 से कैश बुक तो आपकी इंक्रीज हो गई क्योंकि आपने तो बैंक में जमा कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि बैंक ने उसे आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया, डिसऑनर कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो पासबुक का बैलेंस तो उतना ही रह गया, 320 से इंक्रीज तो हुआ नहीं, ये यहीं रह गया। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करोगे, 320 का जो बैलेंस है वो कैश बुक से हम डिक्रीज कर देंगे, तो ये इक्वल हो गए। तो 320 को यहाँ पे माइनस कर देना है और इसमें लिखेंगे हम चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड बाय बैंक। अब लास्ट क्या दे रखा है, बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ बट नो इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द बैंक। अब बैंक ने हमारे बिहाफ पे हाउस टैक्स पे कर दिया 350 का, हाउस टैक्स पे कर दिया 350 का हमारे बिहाफ पे, तो हमारे अकाउंट से 350 डिक्रीज़ हो गए होंगे पासबुक में, तो पासबुक तो डिक्रीज़ हो गई, लेकिन हमें उसने इन्फॉर्म नहीं करा, हमें नहीं पता। तो क्या करेंगे, अब दोनों को इक्वल करने के लिए कैश बुक के बैलेंस को भी 350 से लेस कर देंगे, तो ये 350 हमारा फाइनली अब यहाँ आएगा, और इसको हम बोल देंगे हाउस टैक्स पेड बाय बैंक ऑन आर बिहाफ बट नो इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड, ये आप लिख सकते हो। ये जो आप लिखोगे स्टेटमेंट्स, ये आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है एज इट इज़ कॉपी करना है, ठीक है। अब इनको हम बैलेंस कर देते हैं। अब देखिए ये जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो कैसे आएगा और हमें उसको कैसे इंटरप्रेट करना है। अब दोनों साइड को एक बैलेंस करते हैं। पहले तो प्लस को कर देते हैं 3,72,000 प्लस 72,000 प्लस 5,000 प्लस 1,250, तो ये आ गया 450,250 और यहाँ पे आ गया 15,400 प्लस 200 प्लस 320 प्लस 350, तो ये आ गया 16,270। अब क्या करना है हमें, अब प्लस माइनस इतना आ गया, क्लियर। अब जो बैलेंस निकल के आएगा माइनस कर देंगे हम 4,50,250। अब जो बैलेंस निकल के आ गया दैट्स 4,33,980, ठीक है। अब ये जो बैलेंस निकल के आया उसको हम क्या करेंगे, उसको हम प्लस कॉलम में डालेंगे। क्यों, क्योंकि प्लस कॉलम का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, मतलब जिस भी कॉलम का अमाउंट ज़्यादा होगा डिफरेंस को हम उस कॉलम में डालेंगे, ये ध्यान रखना है। इसको यहाँ मत डाल देना कि ये बैलेंस हो जाएगा, यहाँ बैलेंस नहीं करना है प्लस माइनस कॉलम, यहाँ हमें आखिरी में देखना है कौन से कॉलम में बैलेंस मतलब टोटल हमारा ज़्यादा है। टोटल हमारा यहाँ ज़्यादा था तो जो बैलेंस निकल के आया वो भी हम यहीं लिखेंगे, अगर ये आता तो यहाँ आता, क्लियर। तो अब हमारा जो आंसर है वो है 4,33,980, क्लियर। और इसको हम एंड करेंगे कैसे, अब देखो यहाँ पे डेबिट बैलेंस से शुरू हुआ है कैश बुक के, तो बीआरएस में जो क्वेश्चंस होते हैं वो जिस भी बैलेंस से शुरू होते हैं उसके ऑपोजिट बैलेंस पे ख़त्म होते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे डेबिट बैलेंस है तो ये होगा क्रेडिट बैलेंस, और ये आपको भूलना नहीं है, यहाँ गलत लिखोगे तो कुछ ना कुछ मार्क्स कटेंगे, बल्कि आपका ये अमाउंट सही होगा, लेकिन यहाँ अगर आपने ये चीज़ गलत लिखी तो आपके 1-2 मार्क्स भी कट सकते हैं। तो डेबिट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस करना है, अब करना है एज पर पास बुक, ये हमारा आंसर है, क्लियर, समझ में आया आपको। तो बीआरएस के जो क्वेश्चंस होते हैं अगर वो डेबिट बैलेंस पे, और इसको आप कैसे इंटरप्रेट करोगे, मैं आपको इंटरप्रेट करना भी सिखाती हूँ। भाई हमने बताया था कि डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस होता है, फेवरेबल बैलेंस होता है इसलिए अमाउंट प्लस के कॉलम में आती है। तो बीआरएस में जिस भी बैलेंस से आप बीआरएस शुरू कर रहे हो तो आंसर आपका उसके जस्ट ऑपोजिट बैलेंस में ख़त्म होगा। कैश बुक से शुरू कर रहे हो पासबुक पे ख़त्म होगा, पासबुक से शुरू कर रहे हो कैश बुक पे ख़त्म होगा। और कैसे पता चलेगा सही है,
क्योंकि क्वेश्चन हमारा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट हुआ, यानी कि फेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट हुआ, तो आंसर भी हमारा फेवरेबल बैलेंस पे ही ख़त्म होगा। इसको हम बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस डेबिट साइड होता है, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट साइड होता है। तो क्रेडिट साइड हमारा आ गया फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। और कैसे पता चला कि जो प्लस वाला जो अमाउंट था वो ज़्यादा था, इसलिए हमने जो डिफरेंस आ रहा था वो भी प्लस वाले कॉलम में लिखा। अगर डिफरेंस हमारा माइनस वाले कॉलम में आता तो ये होता डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो जनरली क्या होता है, बीआरएस में एज सच कोई यार्डस्टिक तो नहीं होता कि आप क्वेश्चंस को बोल सको कि पूरी तरीके से हमारा आंसर सही है, बट 95% 99% केसेस में ऐसा होता है कि अगर ये फेवरेबल बैलेंस से शुरू हो रहा है तो ये फेवरेबल बैलेंस पे ही ख़त्म होगा। बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि ये डेबिट से शुरू हो रहा है और डेबिट पे ही ख़त्म हो रहा है। कैसे आपको पता चलेगा कि ये जो अमाउंट है ना, प्लस वाला कॉलम फिर माइनस वाला कॉलम बड़ा आएगा, प्लस वाला कॉलम छोटा आएगा, तो आप समझ जाना कि ये डेबिट बैलेंस है। क्लियर। 99% बीआरएस के और आपके जितने मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं अभी तक, बीआरएस का बहुत कोई टफ क्वेश्चन नहीं आया है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी इसे आराम से कर सकते हो। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस डेबिट बैलेंस पे शुरू होकर क्रेडिट बैलेंस पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन किस बैलेंस से स्टार्ट हो रहा है और किस बुक से स्टार्ट हो रहा है, उसके जस्ट ऑपोजिट से वो एंड होगा। और ये देखना है कि कौन से कॉलम में अमाउंट ज़्यादा है, तो डिफरेंस भी उसी कॉलम में आएगा। दैट मीन्स ये सही है, आपने इसे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखा है, मीन्स फेवरेबल बैलेंस है। तो ये क्वेश्चन आपके 9 Feb 2014 में आ चुका है और ये बहुत टफ नहीं था, ये आसान क्वेश्चन है। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसी पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। और इसमें आपको दे रखा है कि अकाउंटेंट ने गलत ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कर लिया है, हमें ट्रायल बैलेंस को सही प्रिपेयर करना है। और ये सारे आइटम्स दिए हैं। क्लियर। एंड में देखिए ग्रैंड टोटल इसका टैली नहीं कर रहा, दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस में कहीं ना कहीं, मतलब जर्नल्स में, लेजर्स में पीछे कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग में, पोस्टिंग में गलती हुई है, इसलिए ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा। तो इसको हमें सही करना है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस का। तो इसे हम देख लेते हैं, जल्दी से इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कैपिटल मैंने आपको बताया हमेशा कैपिटल का जो अमाउंट है वो क्रेडिट में जाता है, तो ये कितना है 20,000, तो ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। तो कैपिटल का अमाउंट क्रेडिट साइड जाएगा। हाउ मच इज गिवन 20,000। सेकेंड इज ड्राइंग्स हमेशा डेबिट में जाती हैं 5,000। क्लियर। परचेजेस हमेशा डेबिट में आती है 90,000, इन लोगों ने क्रेडिट में लिखा है, तो ये गलतियां करी हैं, हम इसको ठीक कर रहे हैं। सेल्स मैंने आपको हमेशा बताया क्रेडिट में जाती हैं 1,30,000। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि परचेज डेबिट हो रहा है, सेल्स क्रेडिट हो रहा है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। क्लियर। अच्छा, अब देखो यहाँ दे रखा है इन लोगों ने रिटर्न्स इनवर्ड। रिटर्न्स इनवर्ड मीन्स आपने कोई आइटम या प्रोडक्ट सेल किया था और वो आपके कस्टमर को पसंद नहीं आया, उनने वापसी आपको कर दिया, मीन्स बिजनेस के अंदर आ गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। तो यानी कि सेल किया था हमने और वो वापसी आ गया, तो ये सेल्स रिटर्न हो गए। तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होते हैं, तो ये 700 डेबिट साइड आ गया। रिटर्न आउटवर्ड यानी कि हमने परचेज किया होगा कुछ और हमें पसंद नहीं आया तो हमने उसे वापसी कर दिया, तो रिटर्न आउटवर्ड हमेशा क्रेडिट होता है, तो ये 900 यहाँ क्रेडिट हो गया। कैरेज इनवर्ड कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस होता है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ये डेबिट ही होगा, तो ये सही कर रखा है इनने। अब ये कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ये भी डेबिट होता है।
तो ये सही है। ड्यूटी ऑन परचेजेस इज अगेन, ड्यूटी ऑन परचेजेस एक्सपेंस होता है तो ये डेबिट ही होगा। ओपनिंग स्टॉक भी डेबिट होगा, तो ये आ गया 11,000। मोटर वैन यानी कि व्हीकल दी हो, ये आपको व्हीकल एसेट होते हैं तो ये हमेशा डेबिट होते हैं, तो 6,000 यहाँ लिखना है जो इनने गलती कर रखी है। सैलरीज एक्सपेंस होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, ये आपको पता हो गया होगा अभी तक, और ये डेबिट होते हैं 5,000। रेंट और टैक्सेस, रेंट और टैक्सेस भी एक्सपेंस होते हैं तो ये 2,000 और 3,000 डेबिट ही होगा, 300। इंश्योरेंस भी डेबिट होगा 600 क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस हैं। डेटर्स भी डेबिट होते हैं क्योंकि एसेट होता है। क्रेडिटर्स हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाते हैं इसलिए क्रेडिट होंगी 6,000। क्लियर। कैश इन हैंड एसेट होता है इसलिए डेबिट होगा, कितना दिया है 500। कैश एट बैंक ये भी एसेट होता है इसलिए डेबिट होगा। फर्नीचर भी एसेट होता है और लैंड भी एसेट होता है तो ये दोनों ही डेबिट हो जाएंगे, दैट इज़ 1,000। और आखिरी में दिया है 20,400। अब हमें इसका बैलेंस निकालना है। अब अगर हमारा ये बैलेंस दोनों का सेम आया दैट मीन्स हमने ट्रायल बैलेंस को करेक्ट कर लिया है और हमारा जो आंसर है वो सही है। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 20,000 प्लस 1,30,000 प्लस 900 प्लस 6,000, तो ये साइड तो आ गई 1,56,900, 1,56,900। ये देख लेते हैं 5,000 प्लस 90,000 प्लस 700 प्लस 1,100 प्लस 800 प्लस 2,000 प्लस 11,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 300 प्लस 600 प्लस 8,000 प्लस 500 प्लस 2,500 1,000 और 20,400। सो दिस इज़ 1,56,900, यानी कि ये दोनों ही हमारे डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गए हैं। दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस हमारा सही है और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, ट्रायल बैलेंस में जितने भी एसेट्स और एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट साइड जाते हैं और जितनी भी इनकम्स होते हैं, गेन्स होते हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो क्रेडिट साइड जाती हैं। क्लियर। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सारे लॉसेस भी डेबिट साइड ही हम लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था और अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाता है तो यू आर लकी इनफ कि आपको इसमें ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। आई होप सो आपको ये ट्रायल बैलेंस समझ में आ गया होगा। अब हम इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है डेप्रिसिएशन पे। तो आपके एग्जाम्स में डेप्रिसिएशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे हैं, किसी साल इजी क्वेश्चन है, किसी साल थोड़े से उन लोगों ने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कठिन कर दिया है, थोड़ा सा बढ़ा दिया है। कहीं सिर्फ एसेट अकाउंट पूछा है कि एसेट अकाउंट बनाना है, कहीं पूछा है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है अलॉन्ग विद दी एसेट अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेप्रिसिएशन की बात होती है तो दो तरीके से डेप्रिसिएशन सॉल्व होता है, दो मेथड से। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसे हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड।
ठीक है, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों तरीके से आ सकता है। आपको क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन रहेगा कि किस मेथड से आपको डेप्रिसिएशन के सवालों को सॉल्व करना है। क्लियर? अगर तो स्ट्रेट लाइन मेथड पूछ रहे हैं, या स्ट्रेट लाइन मेथड मींस कि एसेट की जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है तो हर साल डेप्रिसिएशन उस ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगता है। अब आपको 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है सपोज, तो पहले साल का जो मशीनरी आपकी सपोज 1 लाख की थी, उस पर 10% आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये कितना आ गया 10,000। 1 साल का डेप्रिसिएशन आपका आ गया 10,000। सेकंड भी, अब आप क्या करेंगे, सेकंड यूजुअली हम ऐसे ही करते हैं, जब हम एसेट्स को सेल ऑफ करते हैं तो उसकी जो रिड्यूस्ड वैल्यू होती है उसको हम कंपेयर करते हैं सेल्स वैल्यू से। अब इसमें तो वैल्यू रिड्यूस नहीं हो रही, सेकेंड ईयर भी हमने 1 लाख पे ही दिखाया डेप्रिसिएशन 10%, थर्ड ईयर पे भी हमने 1 लाख पे ही दिखाया, तो इसकी वैल्यू रिड्यूस नहीं हो रही, इसलिए हम बोलते हैं इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मीन्स जो एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट है, जो ओरिजिनल कॉस्ट है एसेट की, इस केस में 1 लाख है, उसी पे डेप्रिसिएशन हर साल मेंटेन होता है या उस कैलकुलेट हम करते हैं। ठीक है, तो हर साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 10,000, पहले साल में भी, दूसरे साल में भी, तीसरे साल में भी। ठीक है, अब अगर हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड की बात करते हैं तो पहले साल में अगर इस पे 10,000 डेप्रिसिएशन लग गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 90,000। ठीक है, यहाँ पे भी 90,000 हो गई थी, लेकिन हमने 90,000 पे अगले साल डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया। इस केस में अगले साल पे हम 90,000 पे डेप्रिसिएशन शो करेंगे, तो ये हो गया 9,000। अब 90,000 माइनस 9,000। क्लियर? तो अब जो भी वैल्यू निकल के आएगी, तो ये आ गई आपकी 90,000 माइनस 9, ये आ गई आपकी 81,000। अब तीसरे साल पे 81,000 पे आप डेप्रिसिएशन शो करेंगे एंड सो ऑन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे मशीनरी की जो ओरिजिनल कॉस्ट है उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा, उसके रिड्यूस्ड वैल्यू पे लग रहा है, इसलिए हम उसको रिटन डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूस्ड वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड बोलते हैं। तो क्वेश्चन में आपके किसी भी 2 मेथड से डेप्रिसिएशन का सवाल वो लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है? आपको देखना है कितने साल के लिए आपको अकाउंटिंग करनी है उस एसेट अकाउंट में, 2 साल के लिए पूछा है, 3 साल के लिए पूछा है, तो आपको वो दिखाना पड़ेगा और किस मेथड से पूछा है। क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में साफ साफ दिया है कि आपने एक मशीनरी परचेज करी, तो चलो हम इसको सीधे सीधे सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। अब मशीनरी अकाउंट, क्योंकि मशीन एक रियल एसेट है, इसलिए इसमें जितनी भी जर्नल एंट्रीज होंगी वो रियल अकाउंट के रूल को ध्यान में रखते हुए होंगी। मशीनरी रियल अकाउंट होता है और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो अगर तो मशीनरी आप खरीद रहे हैं यानी कि बिज़नेस के अंदर आ रही है तो वो डेबिट हो जाएगी। मशीनरी आप सेल ऑफ कर रहे हैं तो बिज़नेस के बाहर जा रही है तो वो क्रेडिट हो जाएगी। और हमेशा हम उसको कैश से नहीं शो करेंगे, हम बैंक से शो करेंगे। तो एसेट की जितनी भी खरीदारी की, परचेज या सोल्ड की जो जर्नल एंट्रीज होंगी वो बैंक के थ्रू पास होंगी, कैश के थ्रू पास नहीं होंगी। अब बैंक भी एक रियल अकाउंट होता है, तो बैंक की जो जर्नल एंट्रीज हैं वो भी रियल अकाउंट के रूल से ही चलेंगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपको अगर जर्नल एंट्रीज के रूल ध्यान नहीं आ रहे हैं तो आप डेप्रिसिएशन में एक चीज़ कर सकते हो कि डेबिट साइड हमेशा, इसको ऐसे याद कर सकते हो, डेबिट साइड हमेशा जब हम मशीनरी परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री डेबिट साइड आएगी टू बैंक करके, और जब भी हम सेल करेंगे मशीनरी को तो वो क्रेडिट साइड जाएगी बाय बैंक करके। ऐसे आपको ध्यान रखना है। और मोटी मोटी मैं आपको एक बात बता दूं, और क्या कैलकुलेशन होती है कि साल के आखिरी में आपको डेप्रिसिएशन शो करना होता है। और अगर आप किसी मशीनरी को बेच रहे हैं
तो बाय बैंक करके क्रेडिट साइड आ जाएगा। उसमें आपको लॉस या प्रॉफिट दिखाना है कि फाइनली जब आपने मशीनरी को सेल ऑफ किया तो कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो आपको कैलकुलेट करना है। अगर तो प्रॉफिट होगा तो वो क्रेडिट साइड आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट करके ब्रैकेट में हम दिखा देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, मतलब कि लॉस क्रेडिट साइड जाएगा और जो प्रॉफिट है वो डेबिट साइड आएगा। तो ये कुछ चीज़ें आपको डेप्रिसिएशन में याद रखनी है। और डेप्रिसिएशन एक ऐसा चैप्टर है जो हर साल मोस्ट ऑफ द ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स में आपके आया है। क्लियर। रेक्टिफिकेशन इतना नहीं आया जितना कि डेप्रिसिएशन के सवाल आए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। परचेज कर रहे हो मशीनरी तो यहाँ आएगी, सेल कर रहे हो तो क्रेडिट साइड आएगी, लॉस हो रहा है तो क्रेडिट साइड दिखाओगे, प्रॉफिट हो रहा है तो डेबिट साइड दिखाओगे। डेप्रिसिएशन हर साल एसेट पे साल के आखिरी में लगेगा और वो हमेशा क्रेडिट साइड पे ही हम शो करेंगे। क्लियर। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आपने जी लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी ऑन 1 मई। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर आपको दे रखा है। अच्छा, ये क्वेश्चन में कुछ चीज़ें मिसप्रिंट थी जो कि अलग से लिखी गई हैं कि डेप्रिसिएशन 10% पे हमें कैलकुलेट करना है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे, यानी कि दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया कि जो अमाउंट रिड्यूस होगी हर साल एसेट की उस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, तो इसको डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड बोलते हैं। और अकाउंट्स आर क्लोज्ड एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। कैलेंडर ईयर अगर दिया हो तो कैलेंडर ईयर मतलब कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का वो कैलेंडर ईयर होता है। और अगर मार्च में अप्रैल से मार्च तक का अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर चल रहा होगा तो आपको वो मेंशन दिया होगा क्वेश्चन में। तो अब हमें जी लिमिटेड ने मशीनरी परचेज की 1 मई 2005 को 60,000 की, तो इसकी एंट्री हम कर लेते हैं। क्या करेंगे, 2005 की करते हैं पहले, 1 मई। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर पहली मशीनरी परचेज कर रहे हो तो पहला इसके आगे 1 लिख देना, वरना हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे, सवाल आधा ही गलत हो जाएगा या आधे में ही कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर। एक क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हम एक मशीनरी खरीद रहे हैं, फिर बेच रहे हैं, फिर खरीद रहे हैं, फिर खरीद रहे हैं, फिर बेच रहे हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बेसिकली आप जैसे जैसे एसेट्स खरीदो जिस साल में जिस डेट में, उसमें आप आगे 1 2 3 लिखते जाओ। तो पहली मशीनरी हमने खरीदी कितने की, 60,000 की। क्लियर। अब 2005 में और कोई ट्रांजैक्शन तो हुआ नहीं, तो हम ईयर वाइज ट्रांजैक्शंस ईयर वाइज एंट्री करते हैं एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन की जब बात आती है। तो अब 2005 की एंट्री कर लें। हमें आखिरी में बैलेंस दिखाना होता है हर साल। ये ओपनिंग बैलेंस है, हमें क्लोजिंग बैलेंस दिखा के फिर नेक्स्ट ईयर मूव ऑन करते हैं। तो अब 2005 का क्लोजिंग बैलेंस भी दिखाना है हमें। ठीक है, तो मैंने बताया था साल के आखिरी में डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2005, ये 2006 में कंप्लीट होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2006 में 31 मार्च। क्लियर। हम दिखाएंगे यहाँ डेप्रिसिएशन कौन सी पे, पहली मशीनरी पे। अब पहली मशीनरी पे चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पहली मशीनरी पे 60,000 की मशीनरी थी, कितने मंथ्स पे दिखानी है। अब हमें साल भर के लिए तो डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं क्योंकि हमने साल के बीच में खरीदी। तो जो आपका अकाउंटिंग ईयर है वो अप्रैल से मार्च चल रहा है, ध्यान रखना। अब मई में खरीदी तो हम कैलकुलेट कर काउंट कर लेते हैं। सो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ठीक है, तो 31 मार्च को हम बना रहे हैं, डेप्रिसिएशन दिखा रहे हैं, तो उस महीने का भी हम उस महीने को भी इंक्लूड करेंगे डेप्रिसिएशन के लिए। तो 11 मंथ्स हो गए। कितने रेट पे, 10% आपको दिया है, तो आप जल्दी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटू 10 इंटू 11, दिस गिव्स यू 5500। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम साल के आखिरी में ही बैलेंस निकालते हैं क्योंकि और तो कोई चीज़ है ही नहीं। बाय बैलेंस कैरेड डाउन। अब एक ही मशीनरी थी तो उसका बैलेंस हम निकाल लेते हैं। 60,000 माइनस, तो ये आ गया 54,500। दोनों साइड का जो बैलेंस होगा वो
एक सा होगा, इसका मतलब आपने उस साल की डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एंट्रियां ठीक की हैं। अगर ये दोनों बराबर नहीं आए मतलब कुछ ना कुछ गलती हो रही है, तो डेप्रिसिएशन में आप आंसर्स को ऐसे चेक कर सकते हो। आखिरी में जो भी फाइनेंशियल, अब यहाँ पे पूछा गया है कि आपको मशीनरी अकाउंट 3 साल तक के लिए दिखाना है। 3 साल तक के लिए मतलब 2005 से 2006 पहला साल, फिर 2006 से 2007 दूसरा, और 2007 से 2008 तीसरा। यानी कि ये 3 आपको 3 साल में ये जो एसेट अकाउंट है वो 3 साल का आपको दिखाना है कि 3 साल में डेप्रिसिएशन कैसे कैसे लगा और एसेट की फाइनल वैल्यू आखिरी साल में 2008-7-8 में क्या है। तो आखिरी साल में भी आपके डेबिट और क्रेडिट मैच होने चाहिए उस एसेट अकाउंट के। इसका मतलब कि आपका सवाल सही है। मैच नहीं हुए इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती करी है। क्लियर? ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अच्छा, अब हम नेक्स्ट ईयर पे आ जाएं। नेक्स्ट ईयर पे आ जाते हैं। तो अब नेक्स्ट ईयर 2005 से 2006 की बात हो रही है, तो 2006 को का ही बैलेंस हम यहाँ पे 1 अप्रैल को कैरेट डाउन करेंगे। तो 2 बैलेंस BD कितना था, ये पहली मशीनरी का था, सामने लिख लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो। 54,500, ये समझ में आया इतना। अब इस साल में और क्या हो रहा है, 2006 में 1 जुलाई को एक और मशीनरी खरीदी 20,000 की। मैंने बताया था जब भी कोई मशीनरी परचेज करते हो तो डेबिट साइड टू बैंक करके आ जाता है। ये वैसे लॉजिक वाइज ध्यान नहीं हो रहा है तो याद कर लेना। कब ली हमने, 2006 में 1 जुलाई। क्लियर? कितने की ली, 20,000 की। ये मैं अलग अलग इंक से इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको ईयर वाइज बाइफर्केशन आराम से समझ में आ जाए कि कौन से ईयर में हमने क्या कैलकुलेशन करी। तो अब हमने मशीनरी खरीद ली तो हमने 2 बैंक करके इसे दिखा दिया 20,000। अब इस ईयर में 31 मार्च 2007 में मतलब इस साल के आखिरी में वो सेल ऑफ कर रहा है पहली मशीनरी जो उसने 2005 में ख़रीदी, ये वाली मशीनरी 60,000 को सेल ऑफ कर रहा है। कितने में, 38,500। तो मैंने आपको बताया अगर आप परचेज़ कर रहे हो कोई एसेट तो डेबिट साइड आएगा टू बैंक। अगर हम उसे सेल ऑफ कर रहे हैं तो वो बाय बैंक करके हम इसे दिखाएंगे। अब वो कब सेल ऑफ कर रहा है, इस साल के आखिरी में, ठीक है, 31 मार्च को। तो बाय बैंक अकाउंट पहली मशीनरी सेल ऑफ कर रहा है कितने में, 38,500। क्लियर? ये है 38,500। अब जिस टाइम भी मशीनरी सेल ऑफ करते हैं उसी दिन, ठीक है, ध्यान रखना, उसी डेट को हम डेप्रिसिएशन भी दिखाते हैं और उसी डेट को हम प्रॉफिट एंड लॉस दिखाते हैं और फिर आखिरी में बची हुई मशीन्स का डेप्रिसिएशन दिखा के उनका बैलेंस दिखाते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि किसी भी साल का डेप्रिसिएशन और बैलेंस साल के बिल्कुल आखिरी में होता है 31 मार्च को या 31 दिसंबर को। लेकिन अगर कोई मशीनरी सेल ऑफ हो रही है तो जिस डेट पे वो सेल ऑफ हो रही है उस डेट पे हम उस मशीनरी का डेप्रिसिएशन दिखाएंगे और उस डेट पे ही प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। अब ये बात क्लियर हुई? अब क्योंकि ये तो आखिरी में ही सेल ऑफ कर रहा है तो डेट्स का ऐसा कोई कन्फ्यूजन है नहीं यहाँ, ठीक है। तो अब हम 31 मार्च को ही इस मशीनरी का डेप्रिसिएशन दिखा देंगे बाय डेप्रिसिएशन। कौन सी मशीनरी का, पहली मशीनरी का। अब कितना है, रिड्यूस्ड वैल्यू कितनी है, 60,000। एक साल का डेप्रिसिएशन लग गया तो रिड्यूस्ड वैल्यू आ गई 54,500। अब इस पे आखिरी में डेप्रिसिएशन लगा देंगे क्योंकि हम इसे बेच रहे हैं फाइनली, तो इस साल का भी तो डेप्रिसिएशन लगेगा, तो ये पूरे साल भर का लगेगा, 1 ईयर का। तो ये आ गया 5450। क्लियर? अब प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइनल वैल्यू तो थी 54,500, इस पे 5450 डेप्रिसिएशन लग गया, तो कैलकुलेट कर लो 54,500 माइनस 5450, तो ये आ गया 49,050। इतनी की मशीनरी थी इस साल के आखिरी में, लेकिन हमने बेची कितने में, 38,500, तो लॉस हो गया ऑब्वियसली। अब इसको माइनस कर लो 38,500, तो ये आ गया
550। तो ये हमारा लॉस आ गया। मैंने बताया लॉस होगा तो क्रेडिट साइड आएगा, प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड आएगा। तो लॉस भी हमें उसी तारीख में दिखाना है बाय, अब इसको लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो लॉस ऑन सेल। ठीक है, कितना आ गया ये आपको यहाँ दिखाना है, ये भी यहाँ दिखा दो डेप्रिसिएशन 5450, क्योंकि एक ही मशीनरी सेल ऑफ हो रही है तो इसको यहाँ ना दिखा के यहाँ दिखा सकते हैं हम। और ये कितना हो गया हमारा 10,550, ये लॉस हो गया, ये हमारा लॉस हो गया। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब मैंने बताया जिस डेट में सेल होता है उसी डेट में डेप्रीसिएशन लगता है, उसी डेट में प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होता है। अब क्योंकि ये आखिरी की डेट थी इसलिए आखिरी की डेट ही चल रही है। अब बाकी का बचा इस साल का, जो इस साल की जो मशीनरी तो हमने इस साल में ख़रीदी थी, तो इस साल के आखिरी में अब हमें इसका तो दिखाना ही पड़ेगा डेप्रीसिएशन, ये मत भूल देना। इसके बाद सीधे बैलेंस मत निकाल देना, अक्सर होता है ऐसे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर, आपको बची हुई मशीनरी का डेप्रीसिएशन निकालना है, तो बाय डेप्रीसिएशन, अब ये तो पहली मशीनरी पे लगा था, हम निकाल लेते हैं दूसरी मशीनरी पे। अब दूसरी मशीनरी की वैल्यू 20,000 है फॉर कितने मंथ्स के लिए, जुलाई में लिया था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स के लिए। कितना आ गया 20,000 का 10% इंटू 9 इज़ 1500, तो 1500 आप यहाँ दिखा दो। और कोई मशीनरी तो है नहीं, तो और किसी पे डेप्रिसिएशन तो लगेगा नहीं। अब सीधे हम बैलेंस निकाल लेते हैं। एक मशीनरी और होती तो उस पर उसको हम दिखा देते, लेकिन इसमें लिखा है कि 31 मार्च 2007 को उसने मशीनरी बेची एंड ऑन द सेम डे परचेज्ड अ न्यू मशीनरी। ठीक है, ऑन द सेम डे ही परचेज द न्यू मशीनरी, यानी कि 31 मार्च 2007 को वो मशीनरी परचेज कर रहा है। तो यहाँ हम इसको दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो 6 चल रहा है, तो यहाँ 2007 करके हम दिखा सकते हैं टू बैंक अकाउंट। अब ये तीसरी मशीनरी है, कितने की 50,000 की। क्लियर, अब यहाँ पे हम 50,000 का यहाँ डेप्रिसिएशन क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये हमने आखिरी में ही खरीदी, उसी दिन खरीदी, तो उसी दिन खरीदी तो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन तो हो नहीं सकता। तो हम इसको बाय बैलेंस करके दिखाएंगे और क्लोज ऑफ कर देंगे, बाय बैलेंस CD। अब सिर्फ सेकेंड मशीनरी का बैलेंस होगा, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना था 20,000 माइनस बैलेंस। जब हम दिखाएंगे तो ओरिजिनल कॉस्ट से हम, जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस होगी उससे हम डेप्रीसिएशन को लेस कर देंगे। ऐसे याद कर सकते हो आप, ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 थी माइनस डेप्रीसिएशन कितना निकल के आया 1500, तो ये हो गया 18,500। तो ये आप 18,500 यहाँ दिखा सकते हो। क्लियर, यानी कि हमने सेलिंग प्राइस भी लिख ली, उसका डेप्रिसिएशन दिखा दिया और उससे लॉस जो जितना हुआ वो दिखा दिया, बाकी मशीनरी का डेप्रिसिएशन दिखा दिया और आखिरी में बैलेंस दिखा दिया। क्लियर, अब इसको हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि ये 2006 और 7 का है, तो इसको हम बैलेंस के बाद दिखाएंगे, नहीं तो हमारा बैलेंस नहीं होगा, वो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो 2007, ठीक है, अभी इसे हम बैलेंस कर लेते हैं। हर साल को बैलेंस करके चलते हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अब 18,500 प्लस 1,500, 10,550 प्लस 5450 प्लस 38,500, तो ये आ गया 74,500। क्लियर, ये आ गया 74,500। और इधर देख लेते हैं 54,500 प्लस 20,000, तो 74,500। अब इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं दूसरे साल। 3 साल का दिखाना है, 2 साल का हम दिखा चुके। ठीक है, अब पहले तो हम, क्योंकि हम 2007 मार्च में हम परचेज़ कर रहे हैं,
तो पहले हम 31 मार्च की एंट्री दिखा दें। 2007 तो आई गया यहाँ पे, क्योंकि ये 31 मार्च की एंट्री और इसी दिन हमने एक नई मशीनरी भी खरीदी, तो टू बैंक। अब ये थर्ड मशीनरी है कितने की, 50,000 की। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ का जो बैलेंस है ये वाला, ये भी हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। तो अब हम 1 अप्रैल को ही करते हैं। तो टू बैलेंस BD कितना है, सेकेंड मशीनरी का कितना है, 18,500। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 18,500। क्लियर? अच्छा, अब 2007 और 8 में तो और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, तो 2007 को हम क्लोज़ कर लेते हैं आखिरी में। वो 2008 में होगा 31 मार्च को। मैंने बताया था डेप्रीसिएशन हमेशा आखिरी में कैलकुलेट होता है, तो बाय डेप्रीसिएशन, ठीक है। पहली मशीनरी तो हमारी बिक गई। अब सेकंड और थर्ड बची। सेकंड बची कितनी, 20,000 में से अब हमारा कितना डेप्रीसिएशन लगा था, 1500। तो अब इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आई थी, 18,500। तो 18,500, अब इस पे डेप्रीसिएशन लगा दो 18,500 पे फॉर, अब पूरे साल भर का लगेगा 2007 से, और 2008 पूरा साल हो गया, 1 ईयर, 10% लगेगा तो 1850। अब तीसरी मशीनरी भी है, ये है। तो इस साल के आखिरी में डेप्रीसिएशन लगेगा 50,000। अब हमने ये कब खरीदी, ये हमने मतलब अब हम 1 अप्रैल से ही लगाएंगे, क्योंकि 31 मार्च को तो डेप्रीसिएशन अब पूरे साल भर का लगेगा। तो 50,000 पे लगेगा फॉर 1 ईयर। तो ये हो गया 5,000। अब ये इसको निकाल लो, 5,000 प्लस 1850, तो ये हो गया 6850। क्लियर? अब बैलेंस निकाल लें जो भी, क्योंकि हम ये भी आखिरी में निकालते हैं, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। अब दूसरी मशीनरी का ही निकलेगा और तीसरी का, पहली तो बेच दी हमने। अब ये था 18,500 माइनस ये वाला डेप्रीसिएशन 1850, तो कितना बचा, 18,500 माइनस 1850 इज इक्वल्स टू 16,650। और ये बचा 50,000, इस पे 50,000 लगा, 50,000 की ओरिजिनल कॉस्ट थी माइनस 5,000, तो ये आ गया 45,000। तो अब फाइनल बैलेंस कितना बचा एसेट अकाउंट का, 45,000 प्लस 16,650 इज 61,650। अब देखो आखिरी में ऐसे बैलेंस करना है हमें, मतलब दोनों साइड इक्वल होने चाहिए, डेबिट और क्रेडिट। इसके बाद तो कोई एंट्री है नहीं, तो 61,650 प्लस 6850 इज इक्वल्स टू 68,500। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं 50,000 प्लस 18,500 है 68,500। अगर आपका ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई गलती कर दी। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। देखिए 3 साल के लिए डेप्रिसिएशन अकाउंट मांगा था, तो हमने पहला, दूसरा और तीसरे में ये कैलकुलेशन दिखाई है। तो डेप्रिसिएशन के सवाल कुछ इस तरीके से सॉल्व होंगे। कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, और अगर आप अकाउंटेंसी है, आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो थोड़ा सा अगर आप लॉजिक वाइज याद कर सकते हैं तो वो आप कभी गलत नहीं करेंगे। लेकिन अगर लॉजिक वाइज नहीं भी याद हो रहा है तो मैंने कुछ चीज़ें आपको बता दी स्पेसिफिकली, कौन सी डेबिट आएगी, कौन सी क्रेडिट आएगी, और आखिरी में डेबिट और क्रेडिट साइड एसेट अकाउंट का इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। सो आई होप सो कि आपको इस पेपर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो गए होंगे। हमने फाइनल अकाउंट्स करा, BRS करा, ट्रायल बैलेंस करा और डेप्रिसिएशन करा। इन द नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस मैं कोशिश करूँगी कि इसका जो सेट B है 2014 का जो आ चुका है 9 Feb को, हम वो अपकमिंग लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सी इन द नेक्स्ट क्लास।